Hello everyone, welcome to GS Score. This is Ajay Shah, and today we have Shikhar Chaudhary, All India rank 97, and Shikhar is basically BTech in Mechanical from IIT Patna. And in his very first attempt, he has qualified UPSC with All India rank 97. Apart from this, he has also qualified Indian Forest Services with All India rank 9th. So Shikhar Chaudhary, welcome to GS Score. Thank you, sir. Thank you very much for inviting me. Yeah, so Shikhar, every topper has a story, and that story is quite unique in its own sense. What's your story, Shikhar? क्या है आपकी कहानी? एकदम स्टार्टिंग से बताइए, कैसे कैसे आप ये यूपीएससी की दुनिया में आ गए, सब कुछ बताइए। सर एक्चुअली स्टोरी ऐसी खास नहीं रही है, बस ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे सर विच हैज मोटिवेटेड मी कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। जैसे सर आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरा विलेज सुखसेना विलेज है, इट इज़ इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बिहार। तो सर वहाँ पे जब मैं विलेज में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो मैं विलेज जाता था तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज देखे हैं, जैसे कि सर सैनिटेशन का इशू, इट इज़ अ प्रिटी बैकवर्ड विलेज। तो सैनिटेशन के इश्यूज देखा है मैंने, वुमेन रिलेटेड इश्यूज देखे हैं, एजुकेशन लेवल बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है वहाँ का। तो ऑल दीज सर मुझे इन सब ने मोटिवेट किया है कि अगर मैं IAS IPS बनता हूँ, माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी कि मैं जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे कि आप सोशल इश्यूज देख रहे हैं उन पर मैं वर्क कर पाऊँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है सर, आसपास की सराउंडिंग्स ने मुझे मोटिवेट किया है। सेकेंडली सर, एक मेरे फादर मेरे रोल मॉडल रहे हैं। तो मेरे फादर खुद ही एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ही इज़ इन इंडियन रेलवेज। सो जो मैंने मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट की वर्किंग काफ़ी क्लोजली देखी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग, तो मैंने रियलाइज किया है कि सर एक गवर्नमेंट ऑफिसर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है किसी भी सोसाइटी में। जैसे सर मेरे फादर जब भागलपुर में पोस्टेड थे, तो भागलपुर इज अ सिटी इन बिहार, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार। तो भागलपुर के आसपास काफ़ी रिमोट एरियाज थे, जैसे एक मंदार हिल का एरिया था। तो ये सब एरियाज सर बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं थे आपके मेनलैंड से। तो वहाँ के लोगों को ट्रैवलिंग में इश्यूज आती थी, कोई भी हेल्थ इशू आया उनको सिटी आने में दिक्कत होती थी। तो मेरे फादर ही वाज इन्वॉल्वड इन सेवरल रेलवे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेशंस। तो इन सब में सर करीब 5 ईयर मेरे फादर ने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। एंड इवन टुडे सर, जब मेरे फादर जाते हैं भागलपुर, 10 साल हो गए सर करीब उस प्रोजेक्ट के, इवन टुडे पीपल रिमेंबर हिम कि सर आपने बहुत ज़्यादा उधार कर दिया इस एरिया का। तो दैट सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दैट सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्रिएट कर पाता है सोसाइटी में, तो वो सर अनमैच्ड है। देयर इज नो अदर प्रोफेशन व्हिच प्रोवाइड्स सच सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो उसको भी एस्पायर करते करते अपने फादर को देखते देखते मुझे पुश मिला कि सिविल सर्विसेज में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, तो क्यों ना इसके लिए आप एक ट्राई मारें। तो ये तो सर ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे सर। और एक सर काफ़ी बड़ा प्रैक्टिकल रीज़न रहा है। ये प्रैक्टिकल रीज़न रहा है कि सर जॉब सबको अच्छी चाहिए होती है। आप इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद आपको अच्छी जॉब प्रोफाइल चाहिए होती है। तो सिविल सर्विस की जो जॉब प्रोफाइल है सर, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट डाइवर्स जॉब प्रोफाइल जो कि आपको किसी भी अदर जॉब प्रोफाइल से आप कंपेयर करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड मोस्ट चैलेंजिंग जॉब प्रोफाइल। जैसे सर फॉर एग्जांपल आप डीएम का एग्जांपल लीजिए। इफ समवन इज द डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो ही इज इन चार्ज ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, बी इट द हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो। तो आपके डिसीजंस पे, आप स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपके डिसीजन पे मिलियंस ऑफ पीपल्स के लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। तो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन एट सच अ यंग एज, मुझे नहीं लगता एनी अदर प्रोफेशन प्रोवाइड्स यू सच अ रिस्पॉन्स। और ग्रेजुअली सर फिर आप जैसे ही हायर लेवल्स पे जाते हो, आप स्टेट में काम कर रहे हो, आप सेंटर पे काम कर रहे हो, तो आप नेशन की पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हो। जैसे जीएसटी आया, तो हम कहते हैं जीएसटी सरकार लाई है, बट एक्चुअली द ब्रेन बिहाइंड द जीएसटी इज IAS ऑफिसर्स जो कि उसके पीछे काम कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ नेशन बिल्डिंग जिसमें आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर। जॉब प्रोफाइल काफी ज्यादा सर डाइवर्सिफाइड, काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, एंड इट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है सर। ऑल दीज 3-4 सर्कमस्टेंसेस रहे हैं सर जिसने की मोटिवेट किया था सर मुझे। ओके शिखर, तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? कब डिसाइड किया आपने ये? एक्चुअली सर सरकारी नौकरी का तो मेरा पहले ही था, क्योंकि मेरे फादर पहले से थे, तो पहले से ही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। लेकिन मैंने तैयारी अपने 4th ईयर से स्पेसिफिकली स्टार्ट की थी। माइंड मेकअप मेरा पहले ही था, और 3rd ईयर से मैं थोड़े बहुत पेपर पढ़ना और मटेरियल इकट्ठा करना मैंने स्टार्ट कर दिया था कॉलेज के। बट सीरियस तैयारी मैंने सर 4th ईयर से स्टार्ट की थी अपने कॉलेज के। मैंने जॉब प्लेसमेंट में बैठा था, बट आई डिडंट जॉइन माई जॉब क्योंकि मेरा प्रीलिम्स हो गया था। तो इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज मैं तैयारी कर रहा था सर, घर पे आके मैं तैयारी कर रहा था। ओके 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 राइट। आपने भागलपुर का नाम लिया। भागलपुर के लड़के का हमने कल इंटरव्यू लिया है, अनुपम श्रेष्ठ, इज फ्रॉम भागलपुर एंड ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी दिल्ली से है वो। उनका इंटरव्यू लिया मैंने। अच्छा। हाँ, एनीवे शिखर ये बताइए कि आपने कॉलेज से ही कहा कि आपने स्टार्ट कर दी तैयारी, 3rd ईयर से स्टार्ट करी, तो मैं आपके पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट को जानना चाहता हूँ
और मैं आपका पूरा रूटीन जानना चाहता हूँ जिस समय आप कॉलेज कर रहे थे। कॉलेज में आपने कॉलेज की पढ़ाई, क्योंकि आईआईटी में काफी पढ़ाई होती है, और साथ में यूपीएससी जी आपने सर। कैसे किया, पूरा रूटीन बताइए आप मुझे अपना। एक्चुअली सर आईटी का सिलेबस काफ़ी जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। 75% अटेंडेंस आपको फॉलो करनी होती है, आपके लैब्स होते हैं बहुत सारे। तो होता क्या है सर कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्रिपरेशन है कि आपको 10-12 घंटे नहीं देने इस तैयारी में। आपको अपने कंस्ट्रेंट्स डिसाइड करने हैं कि आपके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे मेरा लिमिटेशन था कि मुझे कॉलेज की भी पढ़ाई करनी है और मुझे सिविल सर्विसेज भी पढ़ना है। तो मैंने अपने कंस्ट्रेंट्स डिसाइड किए और उसके तहत सर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। मेरी स्ट्रैटेजी काफ़ी रिफाइंड रही है सर। मैंने लिमिटेड सोर्सेज फॉलो किए हैं जो कि मेरा टाइम अलाउ करता था मेरे को, और आउटपुट मैंने मैक्सिमाइज किया है। उस आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज फॉलो किया, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े, जीएस स्कोर के भी काफ़ी ऑनलाइन आर्टिकल्स मैं पढ़ता था, इनसाइट्स ऑन इंडिया उनके पढ़ लेता था। तो कम टाइम में आउटपुट कैसे मैक्सिमाइज करना है, तो उसके तहत सर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी अपनी। तो मुझे लगता है कॉलेज में तो मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में पढ़ पाता था। कभी-कभी स्ट्रेच हो जाता था अगर कॉलेज में ऑफ डे हो आपका। लेकिन उसी कम टाइम में सर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाई है कि आउटपुट मेरा मैक्सिमाइज हो गया था। ओके, तो शिखर ये कैसे आपने डिसाइड किया? मान लीजिए कि कॉलेज जब होता होगा तो आपको ये डिसाइड करना होता कि कॉलेज में ज्यादा मार्क्स ना कि यूपीएससी पे जाना, तो इसको बैलेंस आपने कैसे किया फिर? नहीं सर, कॉलेज में मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था। मतलब जैसे मतलब सीपीआई मेरी थोड़ी कम रही थी। मैं एम कर रहा था कि मैं एक मिनिमम रिस्पेक्टेबल सीपीआई रखूँ अपनी कॉलेज में। मिनिमम रिस्पेक्टेबल ग्रेड्स रहने चाहिए, क्योंकि सर मेरा मेन एम सिविल सर्विसेज का था। तो मेरा पहले से ही था कि मैं जॉब नहीं लूँगा। मैं सिविल सर्व अगर जॉब मिलती भी है तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। तो आई डिडन्ट फोकस दैट मच ऑन कॉलेज। मैंने 8 प्लस अपनी सीपीआई मेंटेन की थी, और जितना टाइम बचता था सर, जो भी फ्री टाइम मिला, मैंने मतलब अपनी गैदरिंग्स हो गई उसको कम कर दिया, दोस्तों के साथ मिलना कम कर दिया। तो वहाँ पे आपको कुछ-कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे सर। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ एन्जॉय भी कर रहे हैं और साथ-साथ आप तैयारी भी कर रहे हैं। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अ फ्यू थिंग्स। और उस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत सर फिर मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे बनाया था कि मैं इसको मैक्सिमम टाइम दे पाऊँ अपना, और कॉलेज की पढ़ाई को थोड़ा कम टाइम दूँ। तो ओके, ओके, यही मतलब किया था सर आपने मैंने। ये डिसाइड कर लिया था कि एक्सीलेंस जो आप एक जगह दे सकते हैं, तो एक जगह आप थोड़ा सा डिसेंट जी करके सर। आपने इधर एक्सीलेंस अपना पूरा दिया। राइट सर। राइट। एंड राइट सर, शिखर, यही ये यही किया मेरे था लिए मैंने एक सर। पहला एग्जांपल है कि जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएफएस और यूपीएससी दोनों क्वालिफाई किया। तो ये मैं जानना चाहूंगा थैंक यू शिखर सर। कि ये दो आपने कैसे मैनेज किया, ये दो बड़े बड़े एग्जाम्स को कैसे मैनेज किया? एक्चुअली सर ये अलग लगते हैं पर हैं बहुत सिमिलर एग्जाम सर। जैसे प्रीलिम्स दोनों का कॉमन ही है सर। बस थोड़ा आईएफएस का कट ऑफ आई थिंक 10 टू 12 मार्क्स ज़्यादा जाता है। प्रीलिम्स कॉमन है, इवन जो आईएफएस का मेंस होता है सर। जैसे मेरा एक ऑप्शनल मैथ्स था, तो मैथ्स मुझे आईएफएस में भी काम आया, और मैथ्स मेरे सिविल सर्विसेज का भी ऑप्शनल था। उसके अलावा सर आईएफएस में एक जनरल जीके का पेपर होता है, यहाँ पे जनरल स्टडीज नहीं कहते, उसे जीके कहते हैं। और सिविल सर्विसेज में आपका जीएस का पेपर होता है। तो अगर आपने सिविल सर्विसेज के लिए जीएस पढ़ रखा है, तो आपको आईएफएस के लिए यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। इट इज द सेम सिलेबस। वहाँ पे इवन क्वेश्चन ज्यादा डायरेक्ट होते हैं फॉरेस्ट में कंपेयर टू सिविल सर्विसेज। तो इफ समवन हैज प्रिपेयर्ड वेल फॉर सिविल सर्विसेज, ही विल गेट थ्रू द जीके पेपर ऑफ आईएफएस। लास्टली सर फिर वहाँ पे एक आपका एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा होता है, विच इज फॉरेस्ट्री। बट फॉरेस्ट्री इज एन ऑप्शन विच कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड आफ्टर सिविल सर्विसेज मीन्स। इट डजंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा टाइम। मैंने 1 महीने में कंप्लीट कर लिया था सर उससे। तो तैयारी काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड है सर। अगर आप प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं तो यू विल गेट थ्रू आईएफएस कट ऑफ। उसके बाद फिर आप सिविल सर्विसेज का मेंस दे दीजिए। आफ्टर दैट इन दोस 2 मंथ्स यू कैन इजिली प्रिपेयर फॉर आईएफएस। राइट, तो आपने तो जो करियर उसमें तो बैकअप साथ साथ प्लान मैनेज हो आपका, गया। दो करियर स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान थे, तो आईआईटी भी हो गया, ऊपर से अपना आईएफएस को भी बैकअप बना लिया। ग्रेट। जी सर। जी सर। शिखर, हम आपसे जानना चाहेंगे बेसिकली मैथ्स ऑप्शनल के बारे में, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जी जो साइंस के सब्जेक्ट्स थे वो कुछ सालों में लोग नहीं ले रहे जी थे, सर। लेकिन वापस से एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। जैसे कि इस साल रैंक 3 है, वो भी इंजीनियरिंग फिजिक्स से ही है। शी इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी, यू आर राइट आल्सो सर। फ्रॉम आईआईटी, एंड यू हैव राइट टेकन सर। मैथ्स ऑप्शनल। सो ये मैथ्स ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, कैसे आपने इसको फिर हैंडल किया मैथ्स ऑप्शन को? सर मैथ्स ऑप्शनल के साथ प्रोज भी बहुत हैं, कॉन्स भी बहुत हैं। पहले मैं प्रोज की बात कर लेता हूँ। प्रोज सर ये है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। नॉट जस्ट मैथ्स, एनी साइंस और इंजीनियरिंग ऑप्शन, इट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव। इफ यू गेट द करेक्ट आंसर, यू आर श्योर टू बी अवॉर्डेड वेरी गुड मार्क्स। इट इज़ नॉट द केस विथ ह्यूमैनिटीज। अगर आपने 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बट वो सब्जेक्टिव पेपर है, आपके अकॉर्डिंग मे बी इट इज द बेस्ट आंसर, बट जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, फॉर हिम इट मे बी एन एवरेज आंसर। तो एट बेस्ट आपको 10 नंबर में 5 नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। बट मैथ्स में क्या है सर, इफ यू गेट द करेक्ट आंसर, आपने स्टेप्स राइट लिखी है, तो आउट ऑफ 10 यू विल श्योरली बी गेटिंग 8 और 9। तो ये गारंटी सर आपको एक साइंस या इंजीनियरिंग ऑप्शन देता है। उसी के साथ साथ सर, जैसे मैंने जब मैथ्स का पेपर दिया था, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, मैं श्योर था कि मेरे इतने करेक्ट हुए थे। कुछ स्केलिंग फैक्टर ये लोग यूज करते हैं मैथ्स में, शिखर तो आई एक वाज मिनट, एक मिनट। कॉन्फिडेंट कि मुझे इतने नंबर आ जाएंगे। शिखर जी एक सर। मिनट,
वो आपका आवाज थोड़ा रुक गया था, वहां से बताइए जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले थे आप देकर पेपर। सर जब एग्जामिनेशन हॉल से मैं मैथ्स का पेपर देके निकला था, तो आई वाज श्योर कि मैंने इतना करेक्ट अटेम्प्ट किया है। आउट ऑफ दैट दे पुट इन अ स्केलिंग फैक्टर व्हिच इज 0.8 और 0.75, तो मुझे पता था कि अराउंड 300 मेरे मार्क्स आएंगे। तो दिस काइंड ऑफ श्योरिटी यू वोंट बी गेटिंग इन ह्यूमैनिटीज। तो ये बहुत प्लस होता है सर साइंस और इंजीनियरिंग ऑप्शनल का। बट एक कॉन्स होता है सर बहुत बड़ा, कि टाइम टेकिंग होता है मैथ्स ऑप्शन। जैसे मुझे काफी टाइम लगा था, एक साल करीब आपको डेडिकेटेडली देना पड़ता है किसी भी साइंस या इंजीनियरिंग ऑप्शन में, विच इज नॉट द केस विथ ह्यूमैनिटीज। आप लेस टाइम में पूरा कवर कर सकते हैं सिलेबस को। अच्छा, मैथ्स ऑप्शनल के साथ एक और बहुत बड़ा लिमिटेशन है sir, कि ये जीएस में मदद नहीं करता है। जैसे सपोज आपका ऑप्शनल पॉलिटिक्स साइंस है, तो आपके जीएस 2 में मदद कर रहा है, वो आपके आपके एथिक्स में मदद कर रहा है, आपके एसए में मदद कर रहा है। बट मैथ्स के साथ वो केस नहीं है सर। आपका मैथ्स सिर्फ आपके ऑप्शनल में फायदा कर रहा है, इट इज नॉट हेल्पिंग यू इन एनी अदर जीएस पेपर। यू हैव टू रियलाइज द प्रोज एंड कॉन्स अकॉर्डिंगली। अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है, इफ यू आर एबल टू पुट इन एफर्ट, तो आप साइंस या इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। इफ यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट और आपको जनरल स्टडीज में भी थोड़ा चाहिए कि एडवांटेज मिले, तो यू कैन चूज ह्यूमैनिटीज। तो मेरा सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो नेचुरली मैथ्स थोड़ा मेरे लिए ज्यादा इजी था। और मैंने क्योंकि तैयारी पहले से स्टार्ट कर दी थी, तो आई हैड दैट मच टाइम कि मैं मैथ्स को कवर कर पाऊँ। तो इसीलिए ओके सर मैंने मैथ्स लिया था। ओके, तो शिखर ये जो हम जेई में तैयारी करते हैं मैथ्स के लिए, या फिर आईआईटी या फिर जी सर। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हम M1 M2 M3 वगैरह पढ़ते हैं, ये सब वहां पर काम जी कहीं सर। ना कहीं आया आपका, राइट? राइट सर, बिल्कुल काम आता है सर। ओके जो आप ओके पढ़ते ओके। हैं बेसिकली, ये तो सर ऐसा पेपर है कि अगर आपका पहले से ही एप्टीट्यूड बन चुका है मैथ्स के लिए या साइंस के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, तो इट विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू जब आप ऑप्शन लेते हो। तो मदद करता है सर, वो आपका बैकग्राउंड ओके आपकी मदद करता है सर। ओके शिखर, अभी आपके सामने तीन चीजें थी, एक तो प्रीलिम्स का एग्जाम था, एक मेंस का एग्जाम था, जी सर। और एक ऑप्शनल था। जी तीनों को सर। मैं अलग अलग देखते हैं, फोर्थ में जी सर। हम पीआई को भी डाल सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, फाइन। सो आपने ठीक कैसे है सर। अपने टाइम को कैसे मैनेज किया, कि कैसे आपने स्टार्ट कैसे किया, पहले मेंस किया या पहले प्रीलिम्स किया, किस तरह से स्टार्ट किया? एक्चुअली सर मैंने प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चला है, क्योंकि आप देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू टॉपिक्स जो कि मेंस में एक्स्ट्रा है। सिलेबस सेम है सर, और सोर्सेज भी सेम है आपके। तो देर इज नो पॉइंट इन प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स सेपरेट एंड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस सेपरेट। उतना टाइम आपको मिलता नहीं है। प्रीलिम्स के बाद 3 महीने में आप यू कांट प्रिपेयर मेंस, तो आपको सिंक्रोनाइज्ड वे में चलना पड़ेगा। जैसे सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, तो आपको फैक्ट्स याद करने कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था। तो दीज आर द फैक्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, आपको फैक्ट्स पे कम ध्यान देना है। यू हैव टू नो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, उसमें क्या क्या इश्यूज थे, हाउ वाज जो क्विट इंडिया मूवमेंट आपका बाद में आया था, हाउ वाज क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ओवर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये आपकी एनालिटिकल अप्रोच आपको बेसिकली मेंस के लिए डेवलप करना होता है। तो जब आप जैसे स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, तो इफ यू आर रीडिंग स्पेक्ट्रम, आप प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से पढ़िए, आप मेंस के भी पर्सपेक्टिव से पढ़िए। बस आप डिफरेंस को ध्यान में रखिए पढ़ते समय, कि जब मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ आई विल फोकस ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और मेंस के लिए मैं एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखता रहूंगा। सो मैंने सर सिंक्रोनाइज्ड वे में तैयारी की थी, सेपरेट तैयारी नहीं की थी दोनों की। बस प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आई थिंक मैंने सोली प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था। बिफोर दैट मैं सिंक्रोनाइज्ड वे में ही कर रहा था सर दोनों की तैयारी। ओके ओके। आपने शिखर अपना मेंस जो आंसर राइटिंग है, जैसे कि आपने बताया आपका ऑप्शन भी जी मैथ्स सर। था, और प्योरली एकदम आप जी सर। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग का जो आंसर राइटिंग वो तो काफी डिफरेंट होता है ह्यूमैनिटी से, तो उसको आपने कैसे डेवलप जी किया, सर। अपनी आंसर जी राइटिंग सर। प्रैक्टिस को? सर आंसर राइटिंग में सर जो मैंने रियलाइज किया था अपने प्रिपरेशन फेज में, सर आंसर राइटिंग के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। एक तो कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट आपका स्टैटिक मटेरियल और करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, इन दोनों से आपका कंटेंट डेवलप होता है। फिर उस कंटेंट को कम टाइम में, कम, जो आपको 3 पेजेस की लिमिट होती है, 250 वर्ड्स की लिमिट होती है, उस कंटेंट को उसमें रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मेरा कंटेंट सर फिल्म से पहले मैंने कंटेंट पे बहुत फोकस किया था। जैसे मैंने न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ी थी, मैंने जो मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग की उठा लीजिए, मैंने जैसे विजन का उठाया था, विजन की मंथली मैगजीन में रेगुलरली पढ़ता था। उसके बाद सर जो मैं स्टैटिक मटेरियल पढ़ रहा हूँ, मैंने बताया सर मैं प्रीलिम्स और मेंस कंबाइन होकर कर रहा था, तो मेंस पे मैं ध्यान देता था, जो भी मेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको माइंड में रखता था मैं। तो प्रीलिम्स से पहले सर मैंने कंटेंट डेवलप किया, और आफ्टर प्रीलिम्स क्योंकि मेरा कंटेंट स्ट्रांग था, तो आफ्टर प्रीलिम्स डायरेक्टली फिर मैं मेंस की आंसर राइटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। टेस्ट सीरीज के थ्रू ऑनलाइन जो आर्टिकल्स आते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चंस पोस्टेड हैं आजकल बहुत सारे साइट्स पे, उनको देख के लिख लिया। प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपीज देख ली जो कोचिंग साइट्स पे अवेलेबल होती हैं, उनके क्वेश्चंस को देख के उनके आंसर्स लिखे, टॉपर की कॉपी से मैच कराया। तो प्रीलिम्स के बाद क्योंकि मेरा कंटेंट प्रिपेयर्ड था, तो आंसर राइटिंग 3 महीने में सर मैंने काफी डेवलप कर ली थी अपनी।
ओके 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 फाइन। ये बताइए कि जो टॉपर्स की कॉपी है, जैसे कि कहीं जी पर भी सर। जाएंगे तो टॉपर्स की कॉपी आपको बहुत अवेलेबल, जैसे जीएस स्कूल में भी हम टॉपर्स की कई कॉपी देते हैं, तो टॉपर्स की जी कॉपी से सर। एक भी कोई जी भी सर। स्टूडेंट कैसे आउटपुट कैसे निकाल सकता है, उसे क्या सीख सकता है उससे? सर टॉपर्स की कॉपी जो कोचिंग साइट्स अपलोड कर रही हैं, सो दे आर वन ऑफ द बेस्ट कॉपीज, जो कि आपका एक बेंचमार्क सेट करती है। सो आपकी अगर कंटेंट डेवलप है, यू आफ्टर प्रीलिम्स प्रीलिम्स जब आपका निकल रहा है, यू डायरेक्टली गो टू दोज टॉपर कॉपीज। आप उनके क्वेश्चंस देखिए, यू डोंट डायरेक्टली लुक इनटू द आंसर्स। आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस के बाद आप एक खुद अपना एक आंसर लिखिए विद इन द लिमिटेड टाइम, जो आपके लिमिटेड पेजेस होते हैं, एंड यू कंपेयर योर आंसर विद द टॉपर्स आंसर। आप जब कंपेयर करेंगे और आप इनिशियली आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यू विल रियलाइज कि उनके आंसर की प्रेजेंटेशन बेटर होती है, उनके आंसर में फैक्ट्स यूज किए होते हैं, डायग्राम्स यूज किए होते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज किए होते हैं। ऐसे करके सर आप अपने आंसर में यू कैन रियलाइज कि विच एरियाज आर यू लैकिंग इन, और फिर आप कंपेयर करके ग्रेजुअली आप जब 10-12 टेस्ट सीरीज लिखते हो, और उसके बाद सर 10-12 टेस्ट सीरीज लिखने के बाद जब आप फिर से वापस आप रिलुक करोगे अपने फर्स्ट आंसर को, यू विल रियलाइज कि देयर इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। एंड ये इंप्रूवमेंट सर ग्रेजुअली होता है, इनिशियली आपको काफी डिफरेंस लगेगा, लेकिन जब आप ग्रेजुअली आंसर राइटिंग करते रहते हो, यू विल रियलाइज द डिफरेंस। तो ऐसे आप टॉपर्स कॉपीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, यू कंपेयर इट विद देम एंड यू मेक आउट द डिफिशियंसीज, कहाँ कहाँ मैं उससे खराब लिख रहा हूँ, एंड यू ग्रेजुअली इम्प्रूव ऑन दैट। तो ऐसे सर मैंने यूज किया था ओके टॉपर्स शिखर, कॉपीज को। टाइम मैनेजमेंट मेंस आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा चैलेंज है, 3 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस करने राइट होते सर। हैं, तो उसको आपने राइट कैसे सर। मैनेज किया आंसर राइटिंग के टाइम पे? सर मुझे याद है जब मैंने पहला टेस्ट अपना दिया था, तो मुझे 3.25 घंटे लगे थे सर पूरा पेपर कंप्लीट करने में, हम्म, और जबकि आपको 3 घंटे का टाइम लिमिट मिलता है। हम्म, तो ये इनिशियली क्या होता है सर, हमारे पास कंटेंट तो बहुत होता है, हम बहुत पढ़ लेते हैं फिल्म्स के लिए, बट उसे कम टाइम में मैनेज करना, क्योंकि वो पॉइंट्स आपको स्ट्राइक करने चाहिए एग्जाम में, हम्म। तो उसके लिए सर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। मैंने जैसे अराउंड 20 टेस्ट सीरीज लगाए थे आफ्टर प्रीलिम्स। उन 20 टेस्ट सीरीज से इनिशियली मुझे 3.25 घंटे लगते थे, लास्ट तक आते आते सर मैं 3 घंटे में इजिली कंप्लीट कर पा रहा था। तो क्या होता है सर, इनिशियली हमें लगता है कि हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन है हम सब पेपर में डाल दें। That is not required for mains. Mains is not a check of your mastery over a subject. It is a general studies paper. आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि अगर आपसे सपोज आपसे गवर्नर के बारे में पूछा है, तो आप गवर्नर के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स उसमें लिख दें। आपको वो नहीं करना है, आपको उसका एनालिसिस देना है। आपको 5 पॉइंट्स फॉर में लिखने हैं, 5 पॉइंट्स अगेंस्ट लिखना है। तो आपको उसमें मास्टरी नहीं दिखानी, यू हैव टू राइट अ जनरल आंसर। तो वो सर ग्रेजुअली जब आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर राइटिंग, तो यू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस, आप डेवलप करते हो कि आपको कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं, कौन से पॉइंट नहीं लिखने हैं पेपर में। वो सर राइटिंग प्रैक्टिस से आपका ग्रेजुअली आता है। इनिशियली टाइम लगता है, लेकिन जब 4-5 टेस्ट 6 टेस्ट आप लिख लेते हो, तो यू स्टार्ट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड एंड यू इनकॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर आंसर। वो डेवलप हो जाता है सर ग्रेजुअल राइटिंग प्रैक्टिस से। ओके मीन्स हमारे पास मेंस आंसर लिखने से पहले हमारे पास हैंडी पॉइंट्स होने चाहिए, यानी ये वहां सोचने का वक्त नहीं है, राइट आपके सर। पास सारे हैंडी पॉइंट्स आपको बना करके जाने चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे मैंने क्या किया था सर, कि जो मेरे पास मंथली मैगजीन्स थी, मैंने उसी में अंडरलाइन कर लिया था कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज सर जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चल रहा था, उसके प्रोज के जितने पॉइंट्स थे और कॉन्स के जितने पॉइंट थे, उसको मैंने मैगजीन में ही अंडरलाइन कर लिया। उसमें से कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आप भूल जाते हैं सर। सपोज जैसे अभी कोविड का इशू चल रहा है, तो हेल्थ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इट इज वेरी हाई चांस है कि मेंस में पूछा जाए। तो हेल्थ के जो कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 1.29% है, तो ये ऐसा फैक्ट है जो कि आप भूल सकते हैं। इंडिया में 50% वुमेन जो है वो एनीमिक है। तो ये फैक्ट्स आप एक जगह नोट कर लें, जिससे कि आप डायरेक्टली आंसर में यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि आप एग्जाम से पहले जस्ट रिवाइज कर लो, जिन्हें आप बार बार भूलते हो। तो यू मेक अ नोट ऑफ दोज पॉइंट्स। उसके अलावा सर जो एनालिसिस पार्ट है, अगर आप कंटिन्यूसली पेपर पढ़ रहे हो, आप मैगजीन्स रिवाइज कर रहे हो, तो वो एनालिसिस सर इनहेरेंटली आपके अंदर हो जाता है। यू कैन डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन हॉल में, इफ यू हैव रिवाइज प्रॉपर्ली, आप वहाँ पॉइंट्स बना दोगे। बट देयर आर सर्टेन कैची पॉइंट्स जो कि आप भूल जाते हो। कैची फ्रेजेस होते हैं, बहुत सारे डेटाज होते हैं, तो दैट यू शुड नोट, जो कि आप एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर लो। तो ये ओके सर मैंने फाइन स्ट्रेटजी फॉलो की फाइन। थी। शिखर, जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़े, मान जैसे कि आपने गवर्नर का एग्जांपल दिया, तो एक हम कोई भी जी बुक से, सर। मान लीजिए लक्ष्मीकांत बुक से गवर्नर हम पढ़ रहे हैं, और वहां पर गवर्नर जी के सर। कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट केस लॉज है। जी सर। आप दो तरीके उसको याद जी सर। करेंगे, एक तो तरीका है कि हम उसमें अंडरलाइन कर ले, बड़े बड़े से किसी स्केल से अंडरलाइन कर ले, और एक तरीका है बच्चे क्या जी सर। करते हैं, उसको लिख करके अलग एक जगह कहीं पर भी कॉपी वेस्ट करते हैं, ठीक है ना? तो आपका क्या तरीका राइट था सर। इसमें, आपने किस तरह से चीजों को याद नहीं किया? सर, मैंने सर बुक में अंडरलाइन किया था, बिकॉज आई फेल्ट कि अगर मैं लक्ष्मीकांत, क्या है सर, एक्चुअली आज से आप 7-8 साल पहले जाएंगे, जबकि इस टाइप के बुक्स अवेलेबल नहीं थे। पहले हम लोग बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते थे, डीडी वासु पढ़ लिया हमने।
तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, वो सिविल सर्विसेज के पर्पज से नहीं बनाया गया था। तो उसमें नोट्स बनाना इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको उससे पॉइंट्स निकाल के आपको नोट बनाना पड़ता है। बट लक्ष्मीकांत इज ऑलरेडी इन अ नोट फॉर्म सर। अगर आप उसके भी नोट्स बना रहे हैं तो आई फील कि इट इज अ रिपीटेशन। आपको लक्ष्मीकांत में कोई लाइन ऐसा नहीं है जो कि आप स्किप कर सकते, एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। तो मैं उसी में अंडरलाइन कर लेता था सर। बस जैसे कमिटी के रिकमेंडेशंस हैं, वो 4 पेज में कहीं एक जगह दिया होगा, तो ये ऐसी पॉइंट है जो स्किप हो सकती है आपकी। तो दोज कैची पॉइंट्स जो कि आप आंसर्स में यूज कर सकते हैं, दोज 1 लाइनर्स और 2 लाइनर्स, उसको सर मैं नोट कर लेता हूँ। वरना मैं बुक में ही अंडरलाइन करता था, मैं बुक को ही बार बार रिवाइज करता था। जैसा कि मैंने बोला सर, इट इज ऑलरेडी इन अ नोट फॉर्म। अगर आप सिंसियरली उस बुक के नोट बनाओगे तो आप पूरी बुक ही कॉपी कर दोगे सर, ऐसी बुक है Yes. वो। तो इसीलिए सर मैंने बस कैची फ्रेजेस के नोट्स बनाए थे, बाकी मैंने बुक में ही रखा था सर, बुक को ही अंडरलाइन की थी, उसी को रिवाइज करता था। ओके, मेंस आंसर राइटिंग के लिए शिखर एक ट्रेंड है स्टूडेंट्स के बीच में, जैसे वो क्या करते हैं, जी सर। एक नोटबुक बनाते हैं जिसमें कि वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स लिख लेते हैं, राइट सर। कुछ इंपॉर्टेंट डेटास लिख राइट लेते हैं, सर। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिख सकते हैं और उसका राइट सर। कंपाइलेशन लेकर वो एग्जाम यस पे सर। जाकर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा आपने कुछ किया था कि एग्जाम से राइट सर। पहले? मैंने सर एसए और एथिक्स के लिए किया था। एसए और एथिक्स के लिए अपने एसए में ऐसे क्या हुआ किया था सर, एसए और एथिक्स के लिए सर मैंने किया था। एसए में क्या होता है, एसए जैसे आप एसए कोई स्टार्ट कर रहे हो, तो एसए जैसे इस बार हेल्थ और एजुकेशन पे ऐसे आया था। हेल्थ और एजुकेशन पे एक प्रॉपर अच्छा एसए लिखने के लिए यू नीड डेटा ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इस टाइप के मैंने डेटा एक जगह कलेक्ट किए थे। फिर जैसे आप ऐसे लिख रहे हो सर, तो ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, वो कोट से स्टार्ट करते हैं, या अपने ऐसे के बीच में दे यूज मेनी कोट्स। जो फेमस पर्सनालिटीज है हमारे, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनके कोट्स यूज करते हैं। तो यू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज कोट्स ऑफ सम फेमस पर्सनालिटीज। उनके मैंने एक कोट की अलग लिस्ट बनाई थी। उसके अलावा सर एथिक्स में क्या होता है, एथिक्स का सिलेबस बहुत प्रॉपर्ली यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है। यू गो टू द यूपीएससी साइट, यू गो थ्रू एथिक्स जीएस4 सिलेबस। सो दे हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरी टर्म, बीट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, उन्होंने सबका मेंशन कर रखा है। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उन सब टर्म्स के एक डेफिनेशन बना ली थी खुद से। फॉर एग्जांपल सर, जैसे ऑनेस्टी है, तो मैंने एक सिंपल डेफिनेशन बताई ऑनेस्टी की। यू कैन सर्च गूगल, आप बुक से देख सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे। यू मेक अ डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी। मैंने जैसे सर बनाया था इंस्टेंटली कि बीइंग ट्रूथफुल ऑल द टाइम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो आप इस टाइप की एक डेफिनेशन बना लीजिए और कुछ एग्जाम्पल सर कोट कर लीजिए। जैसे मैंने सर महात्मा गांधी का एग्जाम्पल कोट किया था कि महात्मा गांधी एक बार स्कूल में थे, उनके यहाँ इंस्पेक्शन हो रही थी, पर उनको एक आंसर आ नहीं रहा था। टीचर उनको आंसर बताया नहीं, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सर, बट यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल। फिर जैसे एक आईएएस ऑफिसर है अशोक खेमका, उनकी ऑनेस्टी बहुत ज्यादा मतलब सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, तो उनका एग्जाम्पल मैंने यूज कर लिया। ऐसे करके सर जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं एथिक्स के, यू राइट अ डेफिनेशन एंड यू नोट सर्टेन एग्जाम्पल जो कि आप आंसर्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये सर मैंने एसए और एथिक्स के लिए किया था। एंड जो डेटा वाली बात है सर, डेटा मैंने GS1 2 3 के लिए बनाई थी। डेटा सर जैसे मैंने आपको बताया, जो कैची पॉइंट्स होते हैं जो कि आप भूल जाते हैं, जैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर इतना है, एजुकेशन सेक्टर में इंडिया का एक्सपेंडिचर इतना है। ये जब आप पेपर पढ़ रहे हो, आप मैगजीन्स पढ़ रहे हो, तो यू गेट अक्रॉस दीज डेटाज जो कि मेंशन्ड होते हैं उसमें। यू जस्ट टेक अ नोट ऑफ दोज डेटाज। आपको एनालिसिस पार्ट की नोट नहीं बनानी है, वो आप अपने मैगजीन्स या पेपर में अंडरलाइन कर लीजिए। बट जो डेटा पोर्शन है जो कि आप भूल सकते हैं, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दोज। वो मैंने किया था सर, मैंने डेटा के नोट बनाए थे। तो नोट्स ये किया मेकिंग था भी सर डिपेंड मैंने करता है बेसिकली। कि आप एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं, उस बेसिस पे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। शिखर, थोड़ा सा अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कर बताइए, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज, उस दिन नर्वस थे आप, कैसे थे, क्या था उस दिन? सर इंटरव्यू में जो मैंने रियलाइज किया इंटरव्यू में, मेरा फॉरेस्ट का भी इंटरव्यू पहले हुआ था। और फॉरेस्ट के इंटरव्यू में, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। और उस नर्वसनेस के कारण कई जगह मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल दिए जो कि वेल प्रिपेयर्ड नहीं था मेरा। नर्वसनेस में आके मैंने फ्लो में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जिसपे कि क्रॉस क्वेश्चनिंग इतना ज़्यादा हो गया कि मैं फिर आंसर नहीं कर पाया उसका। तो उस मिस्टेक को सर मैंने सिविल सर्विसेज में कम किया है। जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन है सर, व्हाट आई रियलाइज्ड, इंटरव्यू में इट डिमांड्स 2 थिंग्स फ्रॉम यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड रिमेंबर कि इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन प्रीलिम्स एंड मेंस। वो वहां पे आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। एंड व्हाट इज योर पर्सनैलिटी? तो आपकी पर्सनैलिटी होती है सर आपका बैकग्राउंड, जैसे आप किस होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आपकी क्या क्या हॉबीज हैं। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल योर बैकग्राउंड। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि इसे तो अपने बारे में नहीं पता, ये ऑफिसर बनेगा तो ये फिर बाकी की सेवा क्या करेगा, इसे तो खुद के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ योर बैकग्राउंड। एक डैफ आता है सर मेंस के बाद, दे गिव अ डैफ इन विच दे फिल योर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विथ योर डैफ। आपको एक एक चीज पता होना चाहिए उस डैफ के बारे में। जैसे सर मैंने अपनी हॉबी, जो डैफ आता है उसमें मैंने अपनी हॉबी टेनिस लिख रखी थी। तो उन्होंने टेनिस पे 3 4 क्वेश्चन पूछे मुझसे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा कि इंडिया में टेनिस इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, क्या रीजन है उसके।
अच्छा मान लो तुम किसी डिस्ट्रिक्ट में एज एन ऑफिसर जाते हो, तो तुम वहाँ के टेनिस में इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे, आप क्या क्या स्टेप्स लोगे, फिर कोई फेमस टेनिस प्लेयर्स के नाम बताओ। तो इन्होंने एक ही हॉबी से 3 क्वेश्चन बना दिए। सो बेसिकली आपका डैफ वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ये पहला स्टेप है सर इंटरव्यू का। और दूसरी स्टेप जो इंटरव्यू में सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेवर लाई बिफोर द बोर्ड, नेवर ब्लफ बिफोर द बोर्ड। क्योंकि सर उनके पास 35 साल का एक्सपीरियंस होता है, 65 ईयर्स के एजेड लोग होते हैं सर, दे विल इजीली कैच यू कि आप यहाँ पे ब्लफ कर रहे हो। वो आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे आप यहाँ ब्लफ कर रहे हो, और फिर आपको अवार्ड में वहां तो वो बहुत स्माइल देंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर से समझ जाएंगे, दे विल अवार्ड यू वेरी पुअर मार्क्स। तो ये नहीं करना है। अगर नहीं आता सिंपली से सॉरी सर। ये सर एक बहुत मुझे कहीं मैं टॉक देख रहा था तो एक केस कहीं आया था कि आईएफएस का इंटरव्यू था सर। उसमें एक बंदा था, उसने लास्ट के 7-8 क्वेश्चन लगातार नो सर बोले थे, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, सॉरी सर मैं घर जाके चेक कर लूंगा, प्रेजेंटली आई एम नॉट नोइंग। बस इंटरव्यू खत्म होने से जस्ट पहले जो उससे क्वेश्चन पूछा गया वो उसके डोमेन का था, तो उसने वो अच्छे से आंसर कर दिया एंड ही गॉट 180 प्लस व्हिच इज अ वेरी गुड स्कोर इन इंटरव्यू। 180 आपका एवरेज आता है डिस्पाइट नॉट आंसरिंग 7 to 8 क्वेश्चंस, उसके बहुत अच्छे नंबर है। उसका यही रीजन है सर कि ही डिडंट ब्लफ बिफोर द बोर्ड, वो प्योरली ऑनेस्ट था, नहीं आ रहा है उसने एक्सेप्ट किया कि मुझे नहीं आता है सर, मैं चेक करूंगा घर पे जाके, और उसे जो आता था उसमें उसने ऑनेस्टली आंसर किया है। तो दैट इज द मेन थिंग इन द इंटरव्यू। आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर नहीं करती सर, आपके स्कूल में कितने मार्क्स हैं दैट डजंट मैटर, आपके बोर्ड में कितने मार्क्स हैं दैट डजंट मैटर। what is मैटरिंग इन द इंटरव्यू इज कि आप अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट करते हो, आप कितने पोलाइट हो वहाँ पे, कितने हम्बल हो। दैट इज द मेन थिंग ऑफ इंटरव्यू सर। कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं चाहिए, आपकी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन सफाइस करती है। जस्ट प्रिपेयर योर डैफ, यू प्रैक्टिस बिफोर योर मिरर कि आप ठीक से बोल पा रहे हो नहीं, कि कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो कि नहीं, बस दैट इज सफिशिएंट फॉर इंटरव्यू सर। उससे एक्स्ट्रा कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए इंटरव्यू। आईएफएस में आपसे क्या गलती हुई थी शिखर, बता सकते हैं क्या? सर आईएफएस में क्या हुआ था कि जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम्हारा, जैसे मुझसे पूछा गया था आप फॉरेस्ट सर्विस में आना चाहते हो, आप कह रहे हो यू हैव पैशन कि आप नेचर में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो व्हाट ऑल आर द एरियाज जहाँ पे कि आप कौन से फॉरेस्ट रिजर्व्स में अभी तक गए हो। तो हुआ क्या था सर, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रखा था। तो मैंने जिम कॉर्बेट में 4 साल पहले गया था, तो मैंने मतलब जिम कॉर्बेट के बारे में सब प्रिपेयर कर लिया था, उसके आसपास रिवर्स कौन सी हैं, कौन से ट्रीज पाए जाते हैं। बट एग्जाम में क्या हुआ सर, ये क्योंकि स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था, इंटरव्यू में ये वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन थे, तो मैं क्योंकि इतना ज्यादा नर्वस था, तो मैं जिम कॉर्बेट की जगह मैंने यहाँ महाबलेश्वर है सर पुणे के पास, अभी मैं पुणे में हूँ, पुणे के पास महाबलेश्वर है, वहाँ एज अ टूरिस्ट में जस्ट 2-3 महीने पहले ही गया था। तो मैंने फ्लो में आके महाबलेश्वर बोल दिया, और मेरा महाबलेश्वर बिल्कुल नहीं प्रिपेयर्ड था। तो उस पे सर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने बोला 10 पेड़ों के नाम बताओ महाबलेश्वर में। अच्छा मुझे तो जिम कॉर्बेट का मैं पढ़ के गया था, पर फ्लो में मुझसे महाबलेश्वर निकल गया, क्योंकि मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं था, थोड़ा डरा हुआ था। तो महाबलेश्वर के 10 पेड़ों के नाम बताओ, तो मैं स्टम्बल कर गया सर वहाँ पे, मैं फंबल कर गया, मैंने 5-6 पेड़ों के नाम बताए, फिर मैंने बोल दिया सॉरी सर इससे ज्यादा नहीं याद आ रहा है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी से रिलेटेड पूछ दिया कि अच्छा शिखर इनके 5 साइंटिफिक नेम्स बताओ, जितने पेड़ों के तुमने नाम बताए, टेल द साइंटिफिक नेम्स ऑफ दोस ट्रीज। तो ये भी सर मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने तो जिम कॉर्बेट का याद किया था, यहाँ पे ये अलग ही क्वेश्चन आ गया है सर, क्योंकि आपके महाबलेश्वर में सर आपके माउंटेनियस एरियाज है तो पाइन्स पाए जाते हैं, जिम कॉर्बेट थोड़ा प्लेन है तो वहाँ पे नॉर्मल ट्रीज पाए जा रहे हैं, तो इसका मैंने याद नहीं किया था। तो इसके बाद सर इंटरव्यू बोर्ड ने कमेंट मारा था, यू आर सेइंग कि आपका तो पैशन है और आप यही नहीं बता पा रहे, आप लास्ट यहाँ पे गए थे। तो वो सर काफी नेगेटिव में चला गया था। उसका मेन रीजन वही था सर कि मैं नर्वस था, उस इंटरव्यू में नर्वस था, उसी के कारण मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। तो जब आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं सर, तो आपको एक तो कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको ज्यादा नहीं बोलना है, आपको उतना ही बोलना है जितना आपने प्रिपेयर किया है। नहीं आ रहा है सीधे नो सर बोल दीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है, वरना फिर आप फंस जाओगे सर, दे स्टार्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग, और फिर वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे इसने ब्लफ किया है, या यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट नहीं है इस आंसर में। तो ये ध्यान रखना होता है सर इंटरव्यू में। Honesty is the best policy in this interview process. राइट, आप honest ऑनेस्टी इज द रहिए। बेस्ट पॉलिसी। Yeah, बिल्कुल right. बिल्कुल सर, ऑनेस्ट रहिए, हम्बल रहिए, पोलाइट रहिए। Right. शिखर आपका मेंस जो है वो तो काफी पहले हो गया था, ठीक है, आप रिजल्ट आप इंटरव्यू ठीक है वगैरह सर। दे रहे होंगे, तो आपने क्या इस साल के 2020 के लिए मेंस के सीधा तैयारी करना स्टार्ट किया था? सर मेंस के बाद इंटरव्यू तो मेरा मार्च में हुआ था, तब तक मैं इंटरव्यू का थोड़ा बहुत देख रहा था। इंटरव्यू के बाद सर मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की थी, क्योंकि सर मेंस में कुछ कमियां रह गई थी, मेरे पास टाइम कम था। प्रीलिम्स के जस्ट बाद मैंने 3 महीने में ही अपना मैक्सिमम प्रिपरेशन किया था मेंस का। तो उसके कारण क्या हुआ था सर, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे GS 1, 2, 3 है, तो उनमें मैंने 20 क्वेश्चंस में आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 19। मैं हर तीनों पेपर में एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया था, क्योंकि मैं अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया था, डिस्पाइट नोइंग दैट क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था उसे।
तो मैं मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी थी सर, ताकि वो गलती अगर इस अटेम्प्ट में देना पड़े तो वो स्पीड की कमी ना रहे सर, ताकि मैं पूरा पेपर कम से कम कंप्लीट कर पाऊँ। वो एक ब्लंडर हो गया था सर उसमें। तो बस वही मेंस की मैं प्रैक्टिस कर रहा था सर इस बीच। ओके ओके शिखर, ऐसा जब आप अपनी तैयारी को रिवाइज करते हैं, सो डू यू फाइंड कि कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो गई जो आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर आपका रैंक और इम्प्रूव हो जाता, या सब कुछ परफेक्ट चला? नहीं सर, परफेक्ट कुछ नहीं होता है सर। बहुत सारी कमियां मिली हैं। ये तो लक बहुत बड़ा फैक्टर है सर इस एग्जाम को अच्छा क्रैक करने में। अच्छा। बस एक चीज है सर कि एक कहावत है सर, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। ओके तो आप हार्ड वर्क से उस लक फैक्टर को मिनिमाइज करते हो, बट आप रिमूव नहीं कर सकते सर उस फैक्टर को। तो मेरी में सर कुछ कुछ कमी रही थी कि मैंने प्रीलिम्स का रिवीजन थोड़ा कम किया था, क्योंकि कंस्ट्रेंट वही था सर, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा था। फोर्थ ईयर में आपके पास कॉलेज में काम बहुत हो जाता है, आपके पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, प्रैक्टिकल्स बहुत होते हैं, तो टाइम कंस्ट्रेंट था सर। तो क्या हुआ था कि मैंने प्रीलिम्स के 2 महीने पहले के करंट अफेयर्स को रिवाइज नहीं किया था ठीक से। तो उसके कारण क्या हुआ था सर कि एग्जामिनेशन हॉल में करीब 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने पढ़ रखा था, मैगजीन से मैंने पढ़ रखा था, टेस्ट सीरीज से पढ़ रखा था, बट मैं उस फैक्ट में कंफ्यूज कर गया। जैसे सर एक क्वेश्चन आया था पीवीटीजीज पे, एक क्वेश्चन आया था शायद से प्रीलिम्स में इस बार, जिसमें कि नंबर ऑफ पीवीटीजीज दिए हुए थे इतने होते हैं। वो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले वही दिया होता है किसी भी करंट अफेयर्स के मैगजीन में। लेकिन मैं सर कंफ्यूज कर गया था क्योंकि लास्ट 2 मंथ का वो करंट अफेयर्स था और मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। ऐसे करके सर 2-3 क्वेश्चन थे। तो रिवीजन इज द की सर। सब वही सोर्स पढ़ते हैं, सबके पास वही लक्ष्मीकांत है, वही शंकर आईएएस है, सब वही मैगजीन पढ़ रहे हैं, सब द हिंदू पढ़ रहे हैं। अंतर बस इतना आ जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स आर यू रिवाइजिंग दोस थिंग्स। आप कितनी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करे, सिली मिस्टेक्स ना हो। जैसे सर एक सिली मिस्टेक बहुत कॉमन होता है, सभी के साथ होता होगा कि क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और आप नॉट नहीं पढ़ के आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मार्क करके आ जाते हैं। राइट। तो ये सब सर आप जैसे जैसे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हो यू गेट टू मिनिमाइज दोज मिस्टेक्स। तो टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस में बढ़ा देता थोड़ा, और रिवीजन सर बढ़ाता मैं प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली। मतलब प्रीलिम्स ये के दो लिए मैं इम्प्रूव शिखर, करता जो है एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करना, टेम्परामेंट, ये सब इक्वली मायने रखता है नॉलेज के अलावा, राइट? हूँ। बिल्कुल सर, राइट सर। और ये सर आप एग्जामिनेशन प्रेशर जो है सर शुरू में आपको लग रहा है सर, बट क्या होता है जब आप बहुत टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हो, मैं तो सर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑफलाइन जाके टेस्ट दे पाओ। जैसे मैंने सर जीएस स्कोर का ऑफलाइन टेस्ट दिया था। मैं जब पुणे आया था, मेरा लास्ट टेस्ट सर जीएस स्कोर का ही था, जो कि मैंने ऑफलाइन दिया था पुणे सेंटर में। तो अगर आप टेस्ट ऑफलाइन देते हो सर, तो यू गेट ओवर दैट एग्जामिनेशन फियर, क्योंकि फिर आपको ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रिपरेशन लगने लगता है। आप जितने टेस्ट दोगे सर, आप उतने कॉन्फिडेंट होते जाओगे, आप उतने ओपन होते जाओगे। मतलब फिर वो एग्जामिनेशन फियर वाला फैक्टर आप मिनिमाइज कर लेते हो। सो यू गिव मोर टेस्ट एंड ग्रेजुअली यू विल गेट ओवर दैट फियर। वो अभी लगता है सर, स्टार्टिंग में लग रहा होगा, बट ग्रेजुअली वो कम हो जाता है सर आप टेस्ट देते देते। Okay, thank you, Shikhar. I will just put some questions to you from students. राइट सर। Abhishek is there. Abhishek is from NIT, being defined. And उसका question क्या है कि how to attempt questions about which we have very little knowledge. Means में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसके बारे में नॉलेज तो क्या करना चाहिए? सर जो जितनी मैंने टॉपर्स टॉक देखी है, जो मैंने खुद रियलाइज किया है कि अगर आप वेल रेड हो सर, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जिसमें कि आपको बिल्कुल नॉलेज ना हो। क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं सर इस तैयारी में, हम पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं सर। तो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ना कुछ तो होगा सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इस बार फिल्म्स के जो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें GS1 में एक वाटर मास का क्वेश्चन आया था। अब वाटर मास के बारे में मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, वो आप समझ लीजिए जीरो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास उसके लिए। लेकिन हमने एयर मास के बारे में पढ़ रखा होता है कि ज्योग्राफी में हम एयर मास के बारे में पढ़ते हैं, ये फ्रंट बनता है, वो फ्रंट बनता है। तो यू यूज दैट लॉजिक इन आंसरिंग वाटर मास क्वेश्चन। तो आपको किसी तरह आंसर करना है, आपको बिल्कुल वेग नहीं जाना है, आप कुछ भी आप कहानी बना के आंसर नहीं कर रहे, यू यूज सम लॉजिक। कोई ना कोई लॉजिक होगा ही सर, हम इतना पढ़ रखे होते हैं। यू मेक सम लॉजिक आउट ऑफ सम अदर इन्फॉर्मेशन जो कि आपने पढ़ रखी है, उसको आप उस आंसर में यूज कर लो। ऐसा होता है सर पूरे पेपर में। जैसे GS1, GS2, GS3 में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आया होगा जिसके बारे में आपको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होगा, बट आप ट्राई करो कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, वट एवर लिटिल दैट इन्फॉर्मेशन माइट बी, आप उसे उस आंसर में प्रेजेंट करो। ज्यादा से ज्यादा आपको 1-2 नंबर तो दे ही देंगे सर वो। इट इज बेटर कि आपको 1-2 नंबर मिल जाए और जीरो मिले, तो जीरो मिलने से बेटर है आप 2-3 नंबर उसमें खींच लो। तो आपको आंसर लिखना चाहिए, और ये गारंटी है सर मेरा कि अगर आपने वेल प्रिपेयर कर रखा है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज ना हो। आप कहीं ना कहीं से लॉजिक होगा सर आपके पास 100% नहीं होगा, 10% होगा, बट यू कैन राइट अ गुड आंसर। Answer should make तो वो some इश्यू नहीं sense at आती है। least. Right. सम सेंस में बिल्कुल सर, ये होना चाहिए। Yeah.
There is a girl Ruhama from Mumbai. उसका क्वेश्चन क्या है Right, कि sir. तैयारी के दौरान कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम किसी काम के ही नहीं है. काफी डिमोटिवेशन होता है, लगता है कि एकदम सब लोग निकल रहे हैं ये, तो इससे कैसे डील किया जाए अगर किसी की लाइफ में ऐसा आता है तो? सर इसका क्या तरीका है, ये सबके साथ होता है सर. जैसे मेरे साथ कई बार क्या होता था कि टेस्ट में इतने कम नंबर आ जाते थे कि अगले 1-2 दिन तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था. बट इससे उभरने का तरीका क्या है सर कि आपको अपना एंड गोल ध्यान में रखना होगा. यू हैव टू कीप योर एंड गोल इन माइंड कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है और क्यों क्रैक करना है, आप इसे भी ध्यान में रखिए. जैसे मेरा मोटिवेशन कुछ और हो सकता है, आपका मोटिवेशन कुछ और हो सकता है. यू कीप योर एंड गोल इन माइंड. जब आपका एंड गोल आपके माइंड में रहेगा ना, तो आप 1-2 दिन जब आप रेस्ट कर लोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपका माइंड बोलेगा कि यार मेरे पास तो वही एक ऑप्शन है, मुझे वो किसी भी हालत में निकालना है. तो ऑटोमेटिकली थर्ड डे में सर वो फिर से लग जाएगा उस फ्लो में. तो अगर आपका एंड गोल आपके साइट में है तो आप गेट ओवर हो जाओगे सर उन चीज़ों से. वो सबके साथ होता है सर. जैसे जो मेरा मेंस का एग्जाम हुआ था, मेंस के एग्जाम से 10-15 दिन पहले मैंने एथिक्स का एक एग्जाम दिया था, टेस्ट दिया था. उसमें मेरे 70 मार्क्स आए थे बस. 70 मार्क्स जस्ट बिफोर मेंस तो बहुत डिमोटिवेटिंग है. बट आई केप्ट कॉन्फिडेंस इन माय एबिलिटीज कि मैंने पढ़ रखा है. हो सकता है लक नहीं रहा हो मेरे साथ इस टेस्ट में, लेकिन मैं एग्जाम में इंप्रूव करूंगा. मैंने सिंसियरली तैयारी की है और मुझे निकालना है. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इस अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, अगले अटेम्प्ट में निकालूंगा. लेकिन जब मुझे निकालना ही है तो यू कीप दैट एंड गोल इन योर माइंड. और आप फिर आपको मतलब मोटिवेशन फैक्टर वही आता रहेगा. यू विल बी ऑलवेज मोटिवेटेड कि मुझे जब निकालना ही है, व्हाटएवर बी द सर्कमस्टेंस, मैं तैयारी अपना करता रहूंगा. Okay, okay. So, Shikhar, the last words to the student, especially the people who are preparing for UPSC prelims 2020. राइट सर. लास्ट वर्ड्स, पहली चीज तो ये एग्जाम बहुत ज्यादा अप्रोचेबल है. अप्रोचेबल मतलब इसको आप ये समझ लीजिए कि आपको इनिशियली लगता हो कि सिलेबस बहुत ज्यादा है क्योंकि आप कुछ हट के पढ़ रहे हो. यू जनरली डोंट रीड दिस ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन डेज. लेकिन जब आप एक बार प्रिपरेशन में आ जाते हो, देन यू रियलाइज कि एग्जाम बहुत ज्यादा अप्रोचेबल है. आप देखिए सर, कितने लोग 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट बिता देते हैं इस एग्जाम में. वो इसलिए बिता देते हैं क्योंकि हर बार उन्हें लगता है कि यार इस बार नहीं हुआ क्योंकि कुछ कमी रह गई थी, लेकिन अगली बार हो जाएगा. ये ऐसा एग्जाम है सर कि सिलेबस डिफाइंड है, फिक्स्ड बुक्स आपको पढ़नी है. बस आपकी कुछ प्रिपरेशन में कमी रह गई हो या फिर आपका लक साथ नहीं दिया उस साल, तो बहुत ज्यादा अप्रोचेबल एग्जाम है सर. इसीलिए आप हार्ड वर्क अगर सिंसियरली कर रहे हो, आप मोटिवेटेड हो, अगर आपको जील है कि मुझे निकालना है ये एग्जाम, तो आप गारंटीड निकाल लोगे. बस आप अपने मोटिवेशन लेवल को कम ना होने दें. फेलियर्स आते रहेंगे सर. ये ऐसा एग्जाम है सर कि हो सकता है मेरा भी सेकंड में तो मान ही के चल रहा था, कोई टॉपर नहीं मानता है कि उसका निकल जाएगा. तो मैंने अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी सर. मैंने एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मेरा एंड गोल मेरे साइट में था कि मुझे निकालना है. इस अटेम्प्ट में नहीं निकला, अगले अटेम्प्ट में निकालूंगा. और जब आप एक बार पढ़ लेते हो ना, तो यू विल रियलाइज कि दिस इज अ वेरी अप्रोचेबल एग्जाम. ऑल यू नीड टू डू इज हैव परसिवरेंस. और आपको अपने मिस्टेक्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है. उस पर बैठे नहीं रहना है कि यार ये मिस्टेक हो गया मतलब मुझे कुछ नहीं आ रहा है. आप मिस्टेक्स रियलाइज करो और ग्रेजुअली आप उस पर इंप्रूव करते रहो एंड यू विल गेट थ्रू. आप अगर सिंसियरली मेहनत कर रहे हो सर, तो 2 to 3 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स एट मैक्स आप एक ना एक सर्विस आप ले लोगे. उसके बाद आप इंप्रूव करने के लिए आप फिर देते हो, बट यू विल बी गारंटीड कि आप एक सर्विस तो आप पकड़ लोगे अगर आप सिंसियरली मेहनत कर रहे हो. हो सकता है फर्स्ट में नहीं, सेकंड में पकड़ लोगे, थर्ड में पकड़ लोगे. तो ये एग्जाम बहुत अप्रोचेबल है. यू जस्ट नीड टू डू योर हार्ड वर्क एंड डोंट वरी अबाउट द लक फैक्टर. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप उस फैक्टर को मिनिमाइज कर रहे हो ऑटोमेटिकली. So, Shikhar, आपको इस यही बार मैं कहना IPS मिला चाहूंगा. तो आप दोबारा IAS देंगे? सर डिपेंड करता है कैडर कैसा मिलता है. कि अगर मान लीजिए होम कैडर मिल गया तो शायद ना दूं. Okay, अगर नहीं मिलता है, अगर टूर का कैडर मिल जाता है, तो मे बी आई विल बी गिविंग वन अटेम्प्ट. okay, 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 fine, तो fine, वो डिपेंड fine. करता है. शिखर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और स्टूडेंट को काफी कुछ सीखने को मिला, काफी इंसाइट, और स्पेशली आपका प्रोफाइल काफी इंप्रेसिव है. फर्स्ट अटेम्प्ट में IFS और IAS दोनों आप बन थैंक गए. यू सर. So, Shikhar, all थैंक the यू सर. best थैंक यू from वेरी the मच. entire team of GSS Score to you for your future, Shikhar. Thank you very much, Shikhar. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.